दुनिया में किताबों की कमी नहीं है और अच्छी किताबों की तो कतई नहीं। मैंने कई बार ये महसूस किया है कि किताबें भाषा की बंदिशों के कारण, किताबों के बारे में जानकारी के अभाव के कारण या वक्त की पाबंदियों के कारण आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। इस चैनल के ज़रिए ये कोशिश है कि कुछ नॉन फिक्शन किताबों की समरी आप तक लाई जाए, जिससे उस किताब के बारे में इंटरेस्ट पैदा हो और अगर किताब पढ़ने का मौका ना मिले तो कुछ जानकारी ही मिल जाए। मैंने हर संभव कोशिश की है कि पर्सनल व्यूज़ ना बाहर आएं और सिर्फ किताब की कहानी की ही बात हो। सारांश में आज हम बात करेंगे नॉर्वेजियन लेखक योस्टाइन गार्डनर की लिखी किताब सोफ़ीज़ वर्ल्ड की, जो हिंदी में सोफ़ी का संसार नाम से प्रकाशित हुई है। किताब 1991 में प्रकाशित हुई थी और ये हमारे ज़माने की शानदार किताबों में से है। 4 करोड़ से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं और करीब 60 भाषाओं में तर्जुमा हो चुका है। किताब फ़िलॉसफ़ी या दर्शन से जुड़ी है। इसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक पश्चिमी दर्शन के विकास और उससे पढ़ने वाले मानवता के विकास पर असर को बताया गया है। इसमें किसी एक दर्शन या दार्शनिक की विस्तृत व्याख्या नहीं है, बल्कि सभी दार्शनिकों के विचारों को बड़े ही रोचक तरीके से लिखा गया है। इसे पढ़ने के बाद आप खुद चिंतन कर सकते हैं कि आपके जीवन का दर्शन किस से मेल खाता है, और फिर अगर मन करे और जिज्ञासा हो तो उस दर्शन या दार्शनिक का गहन अध्ययन किया जा सकता है। यही इस किताब की खूबसूरती है। अब क्योंकि ना तो मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है और ना ही हिंदी, तो ऐसे गूढ़ विषयों की किताबों की समरी और भावार्थ प्रस्तुत करने में गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा है। पर सुन के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्या कुछ गलत कहा है। किताब की कहानी बुनी गई है 15 साल की लड़की सोफ़ी और उसके फ़िलॉसफ़ी टीचर एल्बर्टो नॉक्स के इर्द गिर्द, कि किस तरह एल्बर्टो सोफ़ी को एक के बाद एक पश्चिमी दर्शन और दार्शनिकों के बारे में बताता है। हालांकि मानवता की उत्पत्ति से ही किसी न किसी रूप में दर्शन की भी उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन किताब शुरू करते हैं एथेंस या यूनानी दार्शनिकों से। एथेंस में जब डेमोक्रेसी की नींव पड़ी तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत भी पड़ी। अलग अलग शहरों से लोग एथेंस में जुटने लगे, जो खुद को सोफिस्ट कहते थे, समझदार और जागरूक। ये यूनान की ट्रेडिशनल माइथोलॉजीज़ के बड़े आलोचक थे और वो ये भी मानते थे कि मनुष्य प्रकृति और ब्रह्मांड की सच्चाई कभी नहीं जान सकता। प्रोटागोरस, जिसका जीवन काल 485 से 410 बीसी का रहा, का कहना था कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, यानी अच्छे बुरे सही गलत के प्रश्न को हमेशा इंसान की ज़रूरत से जोड़कर देखना चाहिए। ग्रीक फिलोसोफर्स में सबसे पहले नंबर आता है सोक्रेटिस या सुकरात का। सुकरात का जीवन काल माना गया है 470 से 399 बीसी का। आश्चर्य की बात है कि सुकरात ने अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं लिखा। उसके जीवन और विचारों के बारे में जितना भी हम जानते हैं वो उसके शिष्य प्लेटो, जिसे अफलातून भी कहा जाता है, उसके लेखों से है। सुकरात एक ट्रेडिशनल टीचर की तरह लेक्चर देने की बजाय चर्चा और वाद विवाद में यकीन रखता था। 399 बीसी में उसे ईश निंदा और युवाओं को बरगलाने का दोषी पाया गया और मौत की सजा दी गई। सुकरात और जहर के प्याले वाली कहानी तो सबने सुनी ही है। सोफिस्ट की तरह ही सुकरात को प्रकृति के रहस्यों से ज़्यादा मनुष्य और समाज में उसके स्थान को लेकर दिलचस्पी थी। सुकरात का एक प्रसिद्ध कथन है कि वन थिंग ओनली आई नो एंड दैट इज़ दैट आई नो नथिंग, यानी मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ और वो ये कि मैं कुछ नहीं जानता। और ये ही हर सच्चे दार्शनिक का फ़लसफ़ा होता है, और ये ही एक सफल और खुशहाल जीवन जीने का मूल मंत्र भी है। सुकरात का ये भी कहना था कि ही हु नोज़ व्हाट गुड इज़ विल डू गुड, यानी जिसे अच्छाई की समझ है वो अच्छे कर्म ही करेगा। सुकरात के दर्शन से एक बड़ा प्रश्न ये उपजा कि अगर आप जानते हो कि कोई काम गलत है और तब भी आप लगातार वही काम कर रहे हो, तो क्या आप एक खुशहाल जीवन जी सकते हो? सुकरात मानता था कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके कोई भी इंसान दर्शन या फिलॉसफिकल ट्रुथ्स को समझ सकता है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके और भी कई विचार किताब में रखे गए हैं। सुकरात के बाद नंबर आता है प्लेटो यानी अफलातून का, जिसका जीवन काल रहा 428 से 347 बीसी तक। प्लेटो 29 साल का था जब सुकरात ने जहर का प्याला पिया। उसने फ़िलॉसफ़ी का अपना स्कूल खोला, जिसका नाम महान ग्रीक हीरो एकेडेमस के नाम पर एकेडमी रखा, और उसके बाद आज दुनिया में करोड़ों एकेडमीज़ हैं। प्लेटो कहता है कि भौतिक संसार की हर चीज़ समय के साथ नष्ट हो जाती है
लेकिन हर चीज़ का एक सांचा होता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। इस सांचे को उसने विचार या आइडिया कहा है और यही शाश्वत है। उदाहरण दिया कि हज़ारों घोड़े पैदा होते हैं और समय के साथ मर जाते हैं, लेकिन जिस सांचे या आइडिया से घोड़े का आकार या रंग रूप ढला होता है, वो सांचा कभी नष्ट नहीं होता और ना ही बदलता है। और इस तरह इस भौतिक संसार में जो भी हमें दिखाई दे रहा है या जो भी घट रहा है, उसके पीछे एक वास्तविक दुनिया है, विचारों की दुनिया। प्लेटो के इस दर्शन को आज हम कहते हैं प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज़। उसका कहना था कि रियलिटी दो हिस्सों में बटी होती है। एक हिस्सा वो जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों के इस्तेमाल से समझ सकते हैं, यानी मटेरियल वर्ल्ड, और जो चूंकि समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए इसका सच्चा ज्ञान हमें कभी नहीं हो सकता और हम सिर्फ अपनी राय रख सकते हैं। दूसरा हिस्सा है विचारों की दुनिया, जो शाश्वत है, जिसको हम इंद्रियों से तो नहीं समझ सकते, लेकिन अपने विवेक और तर्कों के माध्यम से उसका सच्चा ज्ञान पा सकते हैं। प्लेटो कहता है कि हर प्राकृतिक घटना अपने शाश्वत विचार का प्रतिबिंब मात्र है, लेकिन ज़्यादातर मनुष्य इस प्रतिबिंब या छाया में ही संतुष्ट रहते हैं और असली आकृति पर ध्यान नहीं देते। प्लेटो ने अपनी रचना द रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, जिसके हिसाब से शासक और योद्धा को परिवार और निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। करीब 2500 साल पहले अफलातून ये कह गया था कि अगर स्त्री को पुरुष के समान ट्रेनिंग मिले और गृहस्थी संभालने से मुक्ति मिले, तो वो भी समान रूप से अच्छी शासक बन सकती है। अफलातून के बाद जिक्र आता है अरस्तु यानी अरिस्टोटल का। अरस्तु प्लेटो की ही अकादमी का छात्र था और मैसिडोनिया से पढ़ने के लिए यूनान आया था। प्लेटो की तरह ही अरस्तु भी मानते थे कि एक विचारों का संसार है जो शाश्वत है और एक भौतिक संसार है, लेकिन उसकी व्याख्या प्लेटो की व्याख्या से एकदम उलट थी। जहाँ प्लेटो का कहना था कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ ही वास्तविक हैं और वही पहले आया और मटेरियल वर्ल्ड सिर्फ उसका प्रतिबिंब मात्र है, यानी घोड़े का आइडिया पहले आया और फिर इंसान ने अपनी इंद्रियों से घोड़े को पहचाना। जबकि अरस्तु के हिसाब से जिसको हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से पहचान सकते हैं, वही वास्तविकता है, और जो भी चीज़ एक विचार के रूप में हमारे मन में है, वो सिर्फ भौतिक संसार की छाया मात्र है। यानी घोड़े को देखने के बाद घोड़े का विचार मन में आया। अरस्तु का कहना था कि प्रकृति में ये क्षमता है कि वो किसी भी आकार या सांचे में ढल सकती है। दार्शनिक होने के साथ साथ अरस्तु एक बेहतरीन बायोलॉजिस्ट भी थे। अरस्तु जीवन में बैलेंस की बात करते हैं। उनके हिसाब से मनुष्य में 3 चीज़ों का समावेश होता है: वनस्पति, पशु और विवेकशील बुद्धि। और इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो इन तीनों का इस्तेमाल सही अनुपात में सही से करे। राजनीति शास्त्र के साथ साथ अरस्तु के दर्शन में न्याय शास्त्र और नीति शास्त्र यानी लॉजिक और एथिक्स की भी व्याख्या है, जिसे किताब में बताया गया है। इसके बाद आगे आते हैं हेलेनिस्टिक काल में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत और 31 ईसा पूर्व रोम में ऑगस्टस के उदय के बीच के 300 साल। हेलेनिस्टिक फिलॉसफी या हेलेनिज्म ने सुकरात, अफलातून और अरस्तु के विचारों को आगे बढ़ाया। ये भी इसी का उत्तर पाने में लगे हुए थे कि मनुष्य के लिए किस तरह का जीवन और किस तरह की मृत्यु सबसे अच्छी हो सकती है। हेलेनिज्म थॉट के कई स्कूल हुए। सिनिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। सिनिक्स का मानना था कि असली खुशी भौतिक चीज़ों, अच्छे स्वास्थ्य या पैसे और पावर से नहीं मिल सकती। डायोजेनीज सिनिक्स के एक प्रमुख दार्शनिक रहे हैं। हेलेनिज्म में ही दूसरा स्कूल हुआ स्टोइक्स। इसकी शुरुआत 300 बीसी में ज़ीनो नाम के व्यक्ति ने की। इनका कहना था कि दुनिया में सिर्फ एक प्रकृति, एक चेतना है और हम सभी उस एक चेतना का हिस्सा हैं। इसे हम भारतीय दर्शन के अद्वैतवाद से कंपेयर कर सकते हैं। इस स्कूल के सिसेरो नाम के दार्शनिक हुए, जिन्होंने मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म का सिद्धांत दिया। हेलेनिज्म में ही एक हुए एपिक्यूरियंस। 300 बीसी के आसपास एपिक्यूरस ने इसकी नींव रखी और इनका मानना था कि जीवन का परम लक्ष्य इंद्रियों के सुख की प्राप्ति है, प्लेजर ऑफ सेंसेस इन एनी वे पॉसिबल। एपिक्यूरस का कहना था कि मृत्यु हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तब तक मृत्यु हमारे पास नहीं आ सकती, और जब मृत्यु आएगी तब हम ही नहीं होंगे। ये हमारे यहाँ के 4 वाक्य थे: यावत् जीवेत सुखम जीवेत, रणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। हेलेनिज्म में संसार की अगली व्याख्या देने वालों में थे प्लेटो के अनुयायी, जिनके दर्शन को नियो प्लेटोनिज्म कहा गया। इस सोच के प्रमुख दार्शनिक थे
प्लॉटिनस का कहना था कि दुनिया के दो सिरे हैं, एक अंधकार और दूसरा प्रकाश। पर उसका यह भी कहना था कि अंधकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ प्रकाश का अभाव होता है। इनका कॉन्सेप्ट अहम ब्रह्मस्मि वाला था। इसके बाद पूरब और पश्चिम के रहस्यवाद यानी मिस्टिसिज्म की तुलना होती है और स्वामी विवेकानंद और एस राधाकृष्णन का भी जिक्र होता है। इसके बाद बात होती है कि कैसे ग्रीक फिलॉसफी और वेदों में समानता है, क्योंकि दोनों ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में लिखे गए और इंडो यूरोपियन कल्चर से पैदा हुए। कई दिलचस्प समानताएं दी गई हैं। एटिमोलॉजी मेरा शौक रहा है तो उसके शब्दों के एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि पौराणिक भारतवासियों के एक आकाश और स्वर्ग के देवता थे जिनका नाम था द्योस। यूनानियों के ये देवता हैं ज्यूस, लैटिन में कहते हैं जुपिटर। तो ये सब एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं। इसी तरह अंग्रेज़ी का शब्द है वाइस या विजडम, जर्मन में कहते हैं विसन यानी जानना, नॉर्वेजियन में शब्द है विटेन, और ये सब वहीं से आए हैं जहाँ से हमारा शब्द विद्या, यूनान का आइडिया और लैटिन का वीडियो आया है। हिंदू, बौद्ध और यूनानी दर्शन में और भी स्पष्ट समानताएं लिखी गई हैं। इंडो यूरोपियन के अलावा अरब में एक अलग भाषा और बिल्कुल अलग तरह की संस्कृति पनपी, जिसे हम सेमाइट्स कल्चर यानी सामी संस्कृति कहते हैं। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्म इसी संस्कृति से आए। हमारी किताब में तीनों धर्मों में समानताएं और कुछ असमानताएं भी बताई गई हैं। सब जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट खुद भी यहूदी थे और क्राइस्ट शब्द यहूदी भाषा के मसीहा शब्द का ग्रीक ट्रांसलेशन है। क्रिश्चियनिटी का जब पश्चिम में प्रसार होना शुरू हुआ तो दोनों संस्कृतियां मिलीं। शुरू में हालांकि क्रिश्चियनिटी बैन थी, लेकिन 313 एडी तक उसे थोड़ी मान्यता मिलने लगी और 380 से तो वो पूरे रोमन साम्राज्य का ऑफिशियल रिलीजन बन गई थी। चौथी शताब्दी में जब रोम पर खतरा मंडराने लगा तो 330 में कॉन्स्टेंटीन ने राजधानी रोम से पूरब में कॉन्स्टेंटिनोपल शहर में शिफ्ट कर दी, जो उसी ने बसाया था। इसी शहर को आज हम इस्तांबुल कहते हैं। 395 में रोमन साम्राज्य पूरब और पश्चिम में बंट गया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर 476 तक आते आते नष्ट हो गया, लेकिन ईस्टर्न एम्पायर 1453 तक चला, जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया। 529 एडी में चर्च ने एथेंस में प्लेटो की अकादमी को बंद कर दिया और इस तरह उस साल में ग्रीक फिलॉसफी को भी विराम लग गया और शिक्षा की मोनोपोली चर्च और ईसाई मठों के पास आ गई। वैसे कुछ कोशिशें भी हुई ईसाई धर्म और ग्रीक फिलॉसफी में सामंजस्य बैठाने की, जैसे सेंट ऑगस्टीन ने क्रिश्चियन टीचिंग्स और प्लेटो के दर्शन को मिलाकर काफ़ी किताबें लिखीं, और उनके बाद सेंट थॉमस अक्विनास ने अरस्तु और ईसाई धर्म की मान्यताओं को मिलाकर एक दर्शन की व्याख्या की। सारांश के इस अंक में बस इतना ही। ग्रीक फिलॉसफी के बाद दर्शन किस रूप में आगे बढ़ा, लोक कथाओं ने मानव दर्शन को किस तरह प्रभावित किया, रेनेसांस और रोमांटिक एज, डार्विन और फ्रॉयड के सिद्धांत, और भी कई मुद्दों पर बात करेंगे सोफी का संसार के दूसरे भाग में। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।